नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव शर्मा दिव्य एजुकेटर्स प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज बड़ी खुशी की बात है कि आप लोगों के अथाह प्रेम से मैंने 176 सब्सक्राइबर गेन कर लिए। मेरा मानना ये भी रहता है कि वो सब्सक्राइबर का वजूद नहीं जो वीडियो देखेंगे, इसलिए मैं किसी से पर्सनली बिहाफ पर जाकर सब्सक्राइब नहीं कराता। हमने अभी तक गुड गवर्नेंस एंड डेमोक्रेसी को विस्तार से पढ़ा और हमने उसके 10 वीडियो अच्छी तरीके से समझे और जाने, जो परीक्षा उपयोगी है। आज हम मराठा पेशवाओं के इतिहास को देखेंगे, चाहे इसके वीडियो 12 हों, 15 हों या 20 हों, उससे कोई मतलब नहीं। फिर इनकी प्रशासनिक व्यवस्था को देखेंगे। मेरा मानना ये रहता है कि जब तक हम डेप्थ में नहीं पढ़ेंगे तब तक यूपीएससी या एनडीए या सीडीएस जैसे जिनको यूपीएससी का लक्ष्य कराता है या यूपीपीसीएस जैसे एग्जामों को क्रैक नहीं कर पाएंगे। इसलिए आज से हम चलेंगे मराठा इतिहास में। मराठा इतिहास में हम शिवाजी को बाद में लेंगे। हम स्टार्ट करेंगे पेशवाओं के इतिहास से। पेशवाओं के इतिहास में हम देखेंगे कि 7 पेशवा मुख्य रूप से इम्पोर्टेंट रहे और 7 ही पेशवा हमें पढ़ने हैं और अति विस्तार में पढ़ने हैं। 7 पेशवाओं में सबसे पहले पेशवा बने बालाजी विश्वनाथ राव। इनका समय काल मैंने बोर्ड पे दिया, थोड़ा वहाँ देखिए। बालाजी विश्वनाथ राव 1713 से लेकर 1720 ईस्वी। बाजीराव प्रथम, ऐसे बाजी के नाम से भी जानते हैं, और ये 1720 से 1740 तक इनका टेन्योर रहा था, यानी समयकाल रहा था। बालाजी बाजीराव, इन्हें हम बा कह देंगे और ये वाला बा कह देंगे तो बाबा के नाम से शॉर्ट फॉर्म में भी जान लेंगे, और इन्हें हम बालाजी बाजीराव द्वितीय के नाम से भी जानेंगे। तो इनका टेन्योर रहा 1740 से लेके 1761 ईस्वी तक। फिर माधव राव आते हैं 1761 से लेकर 1772 ईस्वी। फिर माधव राव के बाद 5वें नंबर पर आते हैं नारायण राव 1772 से 1773, और नारायण राव के बाद में माधव नारायण राव आते हैं 1774 से लेके 1795। फिर बाजीराव द्वितीय आते हैं, तो ये अपने पिता की तर्ज पे रहते हैं। हमारे भारत में एक कहावत बोली जाती है कि जैसे जाके माता पिता तैसे ताके पूत, यानी ये अपने पिता के नक्शे कदम पर चलता है, अंग्रेजों की शरण में पहुंच जाता है। इनके पिता का नाम था रघुनाथ राव, जिनको राघोबा के नाम से भी जानते थे। उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते हुए उन्हीं का बेटा है ये, तो बाजीराव द्वितीय के नाम से जाने गए। अब हम देखेंगे बालाजी विश्वनाथ राव 1713 से लेकर 1720 ईस्वी तक। बालाजी विश्वनाथ राव को देखें तो हम पाते हैं कि यह चित्पावन ब्राह्मण थे। चित्पावन ब्राह्मण बड़े लंबे चौड़े वीर योद्धा और
क्रोधी स्वभाव के होते हैं। उस समय मुगलों की आतताई प्रवृत्ति चल रही थी। बादशाह भी उस समय जिंदा पीर था, यानी औरंगजेब था, यानी आलमगीर था। तो हिंदू और मुसलमान वाद बहुत अच्छी तरीके से चल रहा था, क्योंकि हम जानते हैं कि औरंगजेब का मतलब कट्टर मुस्लिम, और उन्होंने यानी औरंगजेब ने धार्मिक मौलवियों को अपनी ओर करके इस सत्ता को हासिल किया था। तो उसी का शासन चल रहा था, तो लूटपाट अच्छी मात्रा में थी। तो एक दिन की बात है कि बालाजी बाजी विश्वनाथ राव जो है शिव मंदिर में शिव जी के का अभिषेक करने गए थे। तो इन्होंने देखा तो वहाँ पर एक पूजा करने के बाद एक ब्राह्मण वहाँ पर बैठे हुए थे, और इन्होंने मांग की, प्रभु इन विदेशी आक्रांताओं से हम कब तक इस तरीके से लुटते पिटते रहेंगे। तो उस ब्राह्मण ने इनसे कहा कि वो दिन समाप्त होने वाला है, आपकी पत्नी के गर्भ में एक वीर बालक जन्म लेने वाला है, और वह वीर बालक यद्यपि अल्पायु होगा, लेकिन दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति करेगा। स्थिति को सुनकर उस ब्राह्मण के मुख इन्हें अति प्रसन्नता हुई। उस ब्राह्मण ने यह भी कहा था कि यह मराठा साम्राज्य का शिवाजी आधुनिक शिवाजी होगा। बालाजी विश्वनाथ राव अपने घर पर आते हैं और सांकेतिक भाषा में अपनी पत्नी, जिनका नाम रमाबाई था, राधाबाई, अपनी पत्नी राधाबाई से पूछते हैं। राधाबाई ने भी सांकेतिक रूप से हाँ कर दिया, और तब से ये खुश रहने लगे। ये फिर बाद में इनके जन्म लेता है वो बालक। स्टार्टिंग में इनको उधर मराठों में राजाराम की बेवा ताराबाई का शासन था, और औरंगजेब के दरबार में शिवाजी के पुत्र साहूजी महाराज और उनकी पत्नी को औरंगजेब कैद करके ले गया था, और वहां पर साहूजी महाराज थे दिल्ली में। ये धानाजी या धनाजी यादव, अगर संपूर्ण पेशवाओं की मैं बात करूं तो धनाजी यादव प्रथम पेशवा थे। साहूजी महाराज के काल में देखें तो प्रथम पेशवा होने का श्रेय जो जाता है बालाजी विश्वनाथ राव को जाता है। बालाजी विश्वनाथ राव ने साहू जी का साथ दिया, और धनाजी यादव ताराबाई के साथ थे। धनाजी यादव का पुत्र था चंद्रसेन यादव। चंद्रसेन यादव भी ताराबाई के साथ में था। ये वहां पर कुछ समय तक ताराबाई के दरबार में एक साधारण सैनिक के रूप में इनका भूमिका निभाई। फिर इनके परिश्रम, इनकी वीरता को देखकर ताराबाई ने इनके ओहदों को बढ़ाया। जब साहू जी महाराज आ जाते हैं तो साहू जी महाराज इनको जो सबसे पहले जो पद गठित किया था
वो सेनाकर्ते का पद था। सेनाकर्ते का तात्पर्य है कि सैनिक, सेना का प्रमुख। अगर मैं इसे इंग्लिश में कहूँ तो कमांडर इन चीफ कह सकते हैं। तो ये सेनाकर्ते के पद पे आई। इनकी योग्यता को देखकर फिर साहू जी महाराज ने इनको क्या किया कि इनको पेशवा का पद प्रदान कर दिया, क्योंकि हर क्षेत्र में और अर्थ में यानी पैसे में अच्छा प्रबंधन का ज्ञान था इनको। तो इन्होंने तमाम तरीके से कूटनीति, राजनीति, प्रबंधन इत्यादि तरीके से कुछ जो मराठा सरदार थे, उन मराठा सरदार जो कि उत्पात मचाते रहते थे, उनको इन्होंने समाप्त किया। इधर इन्होंने को विशेष सफलता मिली थी, वो अली बंधु थे, उनके द्वारा मिली थी। अली बंधु का तात्पर्य हम भारतीय इतिहास में देखते हैं तो किंग मेकर के रूप में होता है। अली बंधु किंग मेकर थे और इन अली बंधुओं में हुसैन अली खान और अब्दुल्ला अली जो थे, तो उस समय शासक फारुखसिया था और हुसैन अली को दक्कन में भेज दिया गया था। इनमें मतभेद हो गए। जब मैं लेटर मुगल पढ़ाऊंगा तो वहां पर विस्तार से आपको बताऊंगा। हुसैन अली दक्कन में चले गए। दक्कन में जाने के बाद उन्होंने वहां पर मराठों से संपर्क किया और विश्वनाथ राव की सबसे बड़ी सफलता ये रही कि मराठों से संपर्क के बाद उन्होंने मराठों से संधि कर ली। इस संधि के मुताबिक इन्होंने साहू जी महाराज को मराठों के क्षेत्र और दक्कन में चौथ वसूली। जब मैं चौथ वसूली कहूँ तो इसका मतलब आपको जान लेना चाहिए 1/4 हिस्सा। और सरदेश मुखी वसूली, जब मैं सरदेश मुखी वसूली कहूँ तो इसका मतलब आपको जान लेना चाहिए 1/10 हिस्सा। ईरान को अधिकार मिल गए और महाराष्ट्र का राजा जो है इनको साहू जी महाराज को मान लिया गया। इसके एवज में हुसैन अली ने साहू जी महाराज से यह भी तय किया कि आप जो हमें जरूरत पड़ेगी तो हमको 10 लाख वो 15,000 घुड़सवार सैनिक देंगे। वो भी मान लिया। फिर उसके बाद इन्होंने 10 लाख रुपए साहू जी महाराज मुगल बादशाह को वार्षिक के हिसाब से अदा करेंगे, ये भी मान लिया। क्योंकि इन सभी संधियों का जो मसौदा तय हुआ था वो पूना में तय हुआ था, लेकिन जब ये दिल्ली आई मराठा सरदार सहित विश्वनाथ राव, तब हुसैन अली ने फारुखसियर को गद्दी से हटाया और उनके स्थान पर रफ़ी उद दौला को गद्दी पर बैठाया, रफ़ी उद दर्जात को गद्दी पर बैठाया। और गद्दी पर बैठाने के बाद उस मसौदा जो कि पूना में तय हुआ था साहू जी महाराज के साथ हुसैन अली का, तो उससे इन्होंने रफ़ी उद दर्जात से उस मसौदे पर सिग्नेचर कराई। इसलिए इसको हम जानते हैं, वो दिल्ली की संधि के द्वारा जानते हैं। यह हमने आपको मोटा मोटी बात बताई। अब हम आपको इसके डिटेल में ले आने का कार्य करते हैं।
अब आप बोर्ड पे एक एक पॉइंट को समझिए। बालाजी विश्वनाथ राव 1713 से 1720 साहू जी द्वारा बनाए गए पेशवाओं में बालाजी विश्वनाथ राव प्रथम पेशवा थे। यह भी उल्लेखनीय है कि संपूर्ण मराठों में प्रथम पेशवा देखेंगे तो हम पाते हैं कि प्रथम पेशवा जो ताराबाई, जो कि राजा राम की बेवा थी, उनके सेनापति जो थे धनाजी यादव थे, वो थे। धनाजी यादव के पुत्र चंद्रसेन यादव थे। धनाजी यादव ताराबाई की सेवा में थे। पेशवाओं में महाराष्ट्र में राजनीतिक स्थायित्व और शांति प्रदान की थी। पेशवाओं ने अपनी योग्यता और शक्ति के बल पर उन्नति करते हुए मराठा राज्य को न सिर्फ उन्नति के शिखर पर पहुंचाया, अपितु उन्नति करते करते ये मराठा साम्राज्य के सर्वे सर्वा बन गए। ये भी बात आप मुख्य रूप से मैंने यहाँ पर लिख नहीं पाया हूँ, ये भी बात ध्यान है कि छत्रपति का वजूद जो था वो खत्म हुआ और पेशवाओं का वजूद सर्वे सर्वा के रूप में आया। ये संगोला की संधि के द्वारा आया। बालाजी विश्वनाथ राव को मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक माना जाता है और बालाजी विश्वनाथ राव 1699 से 1708 ईस्वी तक ताराबाई के दरबार में धनाजी यादव के अधीन मराठा सरदार रही या सेनापति रही। फिर इनकी योग्यता और कुशलता के बाद इनका पदोन्नति कर दी गई। 1708 में धनाजी यादव की मृत्यु हो जाने के बाद धनाजी यादव का पुत्र चंद्रसेन यादव ताराबाई की सेवा में चला गया और विश्वनाथ राव साहू जी की सेवा में रही थी। 1708 में साहू ने बालाजी विश्वनाथ राव को सेना करते यानी सेना का मुखिया, इंग्लिश में कहें तो कमांडर इन चीफ का पद दिया था और 1713 में बालाजी विश्वनाथ राव की सेवाओं से प्रभावित होकर साहू जी महाराज ने बालाजी विश्वनाथ राव को पेशवा का पद से नवाजा था। बालाजी विश्वनाथ राव की मुख्य सफलता 1719 में मुगल बादशाह की ओर से सैयद हुसैन अली द्वारा मराठों से की गई संधि थी। यही संधि बाद में मैंने अभी आपको बताया था कि दिल्ली दरबार के नाम से जानी गई। इस संधि को, जो कि पूना दरबार में इसका मसौदा तय हुआ था, पूना दरबार का मतलब महाराष्ट्र में, इसका पूना महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र में इसका मसौदा तय हुआ था, इसी को दिल्ली संधि कहा गया। इसमें बालाजी विश्वनाथ राव की मुख्य सफलता 1719 में मुगल बादशाह की ओर से सैयद हुसैन अली द्वारा मराठों से की गई संधि थी, जो निम्न है और इसे हम दिल्ली संधि के नाम से भी जानते हैं। मुगल बादशाह ने रफी और दर्जात से साहू और को महाराष्ट्र और साधु द्वारा विजित प्रदेशों का राजा या स्वामी मान लिया गया। इस संधि द्वारा दक्षिण में 6 सूबों से चौथ वसूली और स्वदेश मुखी वसूल करने की इनको अनुमति दे दी गई। इसके एवज में साहू ने मुगलों को 15,000 घुड़सवार सैनिक से सहायता देने की बात कही, जो मैंने अभी आपको बताई थी, और मुगल बादशाह को प्रतिवर्ष 10 लाख रुपए देना स्वीकार किया था। रिचर्ड टेम्पल नामक इतिहासकार इस संधि को, जो दिल्ली की संधि है, इसे मराठों का मैग्ना कार्टा कहते हैं और मैग्ना कार्टा का हिंदी शाब्दिक अर्थ देखें तो हम पाते हैं विशेषाधिकार। संधि होने के बाद अली बंधु हुसैन अली बंधु मैं अभी आपको बताया था, हुसैन अली और अब्दुल्ला अली, इन्हें किंग मेकर के नाम से जानते थे। हुसैन अली के साथ बालाजी विश्वनाथ और खांडेराव दहमादे के नेतृत्व में मराठा सैनिक दिल्ली गए और फर्रुखसियर को, चूंकि हुसैन अली की फर्रुखसियर से खटपट हो गई थी तो फर्रुखसियर को हटाना था, इसलिए तो उसने वहाँ पर
इनसे समझौता किया था मराठों से, तो फर्रुखसिंह को सिंहासन से हटा दिया और फर्रुखसिंह के स्थान पर रफी-उद-दौलत को मुगल तख्त पर बिठा दिया। फिर रफी-उद-दौलत से इस जो कि पूना में जो संधि हुई थी, जिसको का प्रारूप पूना में बना था, तो उस संधि पर हस्ताक्षर करा लिए। चूंकि यह हस्ताक्षर आकर दिल्ली में हुए थे, पर पूना में तो इसका मसौदा तय हुआ था, हस्ताक्षर दिल्ली में हुए थे, इसलिए इसे दिल्ली संधि के नाम से भी जाना जाता है। बालाजी विश्वनाथ राव को राज्य के वित्तीय संसाधनों के प्रबंधन के सर्वश्रेष्ठ ज्ञाता थे। उन्होंने कूटनीति, युद्ध और संधि जैसे हथियारों का प्रयोग करके कृष्ण राज, खातम, धाराजी, थोरड़, साहूजी, निम्बालकर और उदयजी चावान आदि का कुशलता से दमन किया और मराठा क्षेत्र में उत्पाद मचा रहे हैं। आज हमने यहाँ पर साहूजी महाराज वो शिवाजी विश्वनाथ राव को देखा। अभी विश्वनाथ राव आज संपूर्ण नहीं हुए, कल या परसों में ये संपूर्ण हो पाएंगे, क्योंकि जो परीक्षा उपयोगी क्वेश्चंस है वो जब तक आपका कंसेप्शन क्लियर नहीं हुआ तब तक नहीं हो पाएगा। तो इसके बाद मैं आपको कल कराऊंगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों का स्नेह मेरे साथ में ऐसे यथावत बना रहेगा। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो उन दूर दराज में बैठे जो शिक्षा के महत्व को तो समझ पाते हैं, लेकिन उन तक शिक्षा पहुंच नहीं पाती है, उन दूर दराज तक, उन मेरे भाइयों के पास तक, उन मेरी बहनों के पास तक मेरे वीडियो को शेयर, लाइक करके पहुंचाएं। और आपका एक शेयर और लाइक और उस पर यदि आपको प्रॉब्लम है तो कमेंट यदि आप करते हैं तो मेरा ऊर्जा संवर्धन होता है। उस ऊर्जा संवर्धन से मैं आपके लिए टॉपिक पर बेहतरीन तरीके से काम करने के लिए प्रेरित होता हूँ। ऐसा प्यार आप मेरे साथ मेरे प्लेटफॉर्म जिसका नाम दिव्य एजुकेटर्स है उस पर बनाए रखें। इसके लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद।